दस्तक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को लेकर होड़ अभी से शुरू हो गई है। बिहार के बाद ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपने मिशन में जुट गए हैं। पूर्वांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में कल पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं। ओवैसी की तैयारी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का विकल्प बनने की है। इसी रणनीति के तहत ओवैसी ने पहले योगी को 2022 में रोकने की चुनौती दी और अब उन्होंने मुस्लिम यादव फैक्टर पर चलने वाली समाजवादी पार्टी पर वार किया है। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह गैंग के लोग यहाँ पर आकर कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे देश में और ना ही प्रदेश उत्तर प्रदेश में। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद में आतंकी हमले कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई अगर आंख उठाकर भी देखेगा गलत आदमी, उसकी आंखें निकालने का काम हमारी नहीं से करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। नहीं, ऐसा तो नहीं कि धर्मांतरण करा रहे हैं। जो धर्मांतरण को फंडिंग हो रही है, ये सब उसके बारे में इन लोगों का आना जाना हो रहा है। संकल्प मोर्चे का हिस्सा बनो और इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में योगी और बीजेपी की हुकूमत को शिकस्त देंगे। तो क्या ओवैसी योगी आदित्यनाथ को 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, या फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी की एंट्री से ध्रुवीकरण होगा? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ओवैसी फैक्टर से यूपी इलेक्शन में बीजेपी से ज्यादा विपक्ष का नुकसान होगा? वो तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए कि अब हम तुम्हारे रहमो करम पर नहीं है। जो सियासी जमात ये समझ रही है कि मजलूम अवाम अक़लियतों का कोई आवाज नहीं है और उनको सिर्फ एक इफ्तार की दावत करने से, उनको एक खजूर खिलाने से या एक मुशायरा करने से या कोई कव्वाली का प्रोग्राम करने से खुश हो जाएंगे। मैं इन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं, ये सर्कस खत्म होगा। ये सर्कस के जोकरों का ये नाटक बंद होगा। ये सर्कस में जो रिंग मास्टर है, ये रिंग मास्टर को समझना चाहिए कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं है। हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। बिहार और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने अपने चुनावी अभियान की पहली दस्तक दे दी है। पूर्वांचल में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए ओवैसी मुस्लिम बहुल बहराइच आए और कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी किया। लेकिन यूपी के सियासी मैदान में ताल ठोकने वाले ओवैसी के पहले ही कदम से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी चपेट में उन्हीं के सहयोगी राजभर आ गए हैं। वाराणसी में ओवैसी और राजभर के पुतले जलाए जाने की वजह बहराइच की सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, जिस पर ओवैसी ने चादर चढ़ाई। इस दौरान उनके साथ ओम प्रकाश राजभर भी थे। लेकिन बीजेपी का इल्जाम यह है कि ओवैसी और राजभर मुसलमानों को रिझाने के लिए राजा सुहेलदेव के स्मारक को भूल गए। बीजेपी कह रही है कि ओवैसी ने विदेशी आक्रमणकारी की दरगाह पर सजदा किया, जबकि उन्हें हराने वाले राजा सुहेलदेव की अनदेखी की, जिसे बीजेपी राजभर समाज और महाराजा सुहेलदेव का अपमान बता रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव को देवता तुल्य मानती आई है। ऐसे में उनकी इस कथित अनदेखी को बीजेपी ने भुनाने का फैसला कर लिया है। इसी सिलसिले में योगी के मंत्री अनिल राजभर ने इसे राजा सुहेलदेव का अपमान बताया। जो पाप कल ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी ने किया है, एक देश के लुटेरे का सम्मान कर कर और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का अपमान कर कर, इसका खामियाजा तो भोगना पड़ेगा। कितने शर्म की बात है कि महाराजा सुहेलदेव का नाम लेके और पार्टी बनाकर 18 साल से राजनीति की रोटी खाने वाले लोग और महाराजा सुहेलदेव का अपमान हो रहा है, तमाशा देख रहे हैं। सैयद सालार मसूद गाजी भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनबी का भांजा था, जिसे बहराइच में तब बहने वाली टेढ़ी नदी के पास 1034 में महाराजा सुहेलदेव ने 5 दिनों तक चले भीषण युद्ध में पराजित कर मार डाला था। इसीलिए राजा सुहेलदेव को इस इलाके में हिंदू नायक के तौर पर पेश किया जाता है।
बीजेपी ने बीते कुछ सालों में महाराजा सुहेलदेव को पूर्वांचल की राजनीति में अपना केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास किया है। इसी साल 16 फरवरी को बहराइच के चित्तौरा में प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास किया। सुहेलदेव का सियासी महत्व ओम प्रकाश राजभर के लिए बहुत ज्यादा है। उनकी पार्टी का नाम सुहेलदेव के नाम से ही शुरू होता है। राजभर की योजना ओवैसी के साथ मिलकर संकल्प मोर्चा के बैनर तले छोटे दलों को साथ लेकर 2022 के चुनाव में उतरने की है, लेकिन ओवैसी का पहला सियासी दांव राजभर के गले पड़ गया है। कहाँ थे पिछड़े समाज के नेता जो आज झुनझुना लेके आ रहे हैं समाज में? ये सब जनता सब जानती है। ये कापी जनता जांचेगी, कोई नेता नहीं, कोई अधिकारी नहीं जांचेगा। 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। ओवैसी जानते हैं कि अगर बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया तो राजभर को नुकसान हो सकता है, सो उन्होंने इसकी काट के तौर पर योगी को चुनौती देना शुरू कर दिया है। ये सिर्फ दो पर्सनालिटीज का मुकाबला ही नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी उन बेवाओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ को हराना चाहेगा जिनके हस्बैंड को सरकार ने कोविड के दौरान कोई मदद नहीं की। लाखों की तादाद में हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, लाखों की तादाद में बच्चे यतीम हो चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने योगी को चैलेंज किया। इससे पहले भी ओवैसी ने योगी को 2022 में रोकने की ख्वाहिश जताई थी। आज तक के साथ बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी की चुनौती को स्वीकार भी कर लिया था। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है। उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। बिहार के चुनाव में बहुत से जानकारों ने ओवैसी की एंट्री से बीजेपी को फायदे का दावा किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले भी ओवैसी और योगी के बीच जंग में बीजेपी के फायदे को ही देख रहे हैं, जिसे बीजेपी ने कैश करवाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है। ये मुंगेरी लाल के सपने कुछ चंद लोग देख रहे हैं राजनीति में। सपने देखना अच्छी बात है, मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखना चाहिए। एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करके, इनोसेंट लोगों को टारगेट करके उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनकी फंडिंग हो रही है, उसके तार भी देखना है कहां कहां जुड़े हैं। इनका बार बार आना उत्तर प्रदेश में और जाना, ये कहीं ना कहीं इस तरफ भी संकेत देता है। योगी बनाम ओवैसी के चुनाव से बीजेपी को कितना फायदा होगा, ये तो अगले साल चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में ओवैसी और बीजेपी में जुबानी जंग जरूर तेज होने वाली है। बहराइच से अभिषेक मिश्रा, लखनऊ से संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। पूर्वांचल में राजभर वोट अहम माना जाता है। दर्जनों सीटों पर हार जीत में यह बड़ा फैक्टर है। अनुमान है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय की आबादी तकरीबन 18% है, वहीं पूरे राज्य में तकरीबन 2.5% राजभर वोट हैं। 15 जिलों की 60 सीटों पर समुदाय का अच्छा खासा असर है, इसीलिए बीजेपी इस विवाद को इतना तूल दे रही है। लेकिन ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बहुल सीटों पर है, जो कुल 403 में से 137 हैं। इनमें 47 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी को अपना नेता क्यों मानेगा? वोट डालेंगे तो अपनी पार्टी को, अपने संकल्प मोर्चा के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम किसी के दिए हुए टुकड़ों पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। क्या ओवैसी की एंट्री से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बटेगा? उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम वोट बैंक को लेकर मुकाबला ओवैसी के आने से कड़ा होने जा रहा है। अभी तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में 90% मुस्लिम वोट बैंक बटता रहा है, लेकिन ओवैसी इसे बदलना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए कि अब हम तुम्हारे रहमो करम पर नहीं है। जो सियासी जमात ये समझ रही है कि मजलूम अवाम अक़लियतों का कोई आवाज नहीं है और उनको सिर्फ एक इफ्तार की दावत करने से
उनको एक खजूर खिलाने से या एक मुशायरा करने से या कोई कव्वाली का प्रोग्राम करने से खुश हो जाएंगे। मैं इन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं, ये सर्कस खत्म होगा, ये सर्कस के जोकरों का ये नाटक बंद होगा और ये सर्कस में जो रिंग मास्टर है, ये रिंग मास्टर को समझना चाहिए कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं है, हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सवाल यह है कि ओवैसी किसे रिंग मास्टर कह रहे हैं? वो किसे बता रहे हैं कि अब पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियों को वक्त और ताकत के हिसाब से एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलता रहा है। मौजूदा हालात में समाजवादी पार्टी को अल्पसंख्यक वोटरों की पहली पसंद माना जाता है, जिसे ओवैसी ने सीधी चुनौती दे दी है। एक बात याद रखिए, उत्तर प्रदेश में MY कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, A to Z अलायंस चलेगा बस। मुस्लिम और यादव के चुनावी गठजोड़ से ही समाजवादी पार्टी को सत्ता मिलती रही है, लेकिन एक बात है जो ओवैसी के पक्ष में जा सकती है। आज के वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों का कोई बड़ा नेता नहीं है। आजम खान को समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता माना जाता था, लेकिन वो पिछले काफी वक्त से जेल में बंद है। SP के दूसरे मुस्लिम नेता शाहिद मंजूर और अहमद हसन अब राजनीति में उतने सक्रिय नहीं हैं। इसीलिए कई जानकारों को लगता है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आवाज बन सकते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी का लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में 58% है। इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी है। अगर आज उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट बच्चों का सबसे ज्यादा अगर है मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित का, हम जिम्मेदार हैं। ओवैसी की ये बातें समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रही, जिसने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि वो यूपी में बीजेपी को रोकने आए हैं या फिर विपक्ष को। उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ चुनाव के मौसम में बहुत लोग आएंगे। अब ये तय उनको करना है कि वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल के समाजवादी पार्टी को रोकना चाह रहे हैं या भाजपा को रोकने आए हैं। बिहार में कितने सीट लड़े थे हम, बताइए आप मोर्चे में लड़े थे, लेकिन आप जीते तो आप 5 सीटें जीते, लेकिन आरोप तो यही लगा ना सर। आरोप तो लगते रहता है ना कि हम क्या किसी के गुलाम है। जो दूसरी पार्टियां बीजेपी से हारती हैं, आप उनको कहते हैं बी टीम, उनको कहते हैं कि आपने मेजॉरिटी कम्युनिटी को डिवाइड किया। आपको सिर्फ लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी नाम है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो उसको बोल दो। 2014-19 का पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़े, कैसे जीती बीजेपी उत्तर प्रदेश में? हम माइनॉरिटी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ साथ दलित और वंचित समाज के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं। तो सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सबके सीने पे सांप क्यों लौट रहा है? बिहार की तरह पूर्वांचल में ओवैसी को कामयाबी की उम्मीद है। ऐसे में अगर वो मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट बांटने में कामयाब हुए तो इसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। इसीलिए अखिलेश यादव भी ओवैसी पर सीधा हमला बोलने से बच रहे हैं। कल ओवैसी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारा MY फैक्टर नहीं, A to Z पर हम काम करेंगे। उन्होंने सीधे से सपा को घेरने की कोशिश की है। आप A to Z तक तो कह रहे हो, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा विकास पर चुनाव होगा। तो हमें खुशी है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं और विकास पर काम करना चाहते हैं। तो ऐसे जितने लोग हैं जो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, उन सब दलों को समाजवादी पार्टी साथ लेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही मुख्य मुकाबला है। 2022 का चुनाव दोनों पार्टियों का भविष्य काफी हद तक तय करेगा। यही बात यूपी में ओवैसी फैक्टर को बहुत अहम बनाती है। बहराइच से अभिषेक मिश्रा, लखनऊ से संतोष कुमार और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। जीतता वही है जो पूरी ताकत से लड़ता है। दस्तक में ब्रेक के बाद मौत को मात देने वाली 7 साल की बेटी से आपको मिलवाएंगे, आप देखते रहिए। दस्तक के आखिरी हिस्से में आपको मौत को मात देने वाली 7 साल की एक बच्ची से मिलवाते हैं जिसने हौसला नहीं खोया। मामला अयोध्या का है, जहां आगरा के शास्त्रीपुरम से एक परिवार के 15 लोग दर्शन करने गए। इसके बाद ये प्रसिद्ध गुप्तार घाट की सीढ़ियों पर बैठ गए।
परिवार का एक सदस्य पानी में गिरा, जिसे बचाने के लिए 15 में से 12 सदस्य पानी में चले गए। 12 में से 3 लोगों को तो बचा लिया गया, जबकि 6 लोग डूब गए और 3 लोग अब भी लापता हैं। इसमें 7 साल की इस बच्ची के पिता भी शामिल। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।